क्या होगा अगर आपका हर एक कदम, आपका हर एक फ़ोन कॉल और आपका हर एक ऑनलाइन एक्टिविटीज़ यानी कि डिजिटल निशान सिर्फ आपकी सरकार ही नहीं बल्कि किसी फॉरेन सर्वर पर भी चल रहे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के ज़रिए स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज किया जा रहा हो। नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो बने रहिए अंत तक। आज के एनालिसिस में हम डिटेल में देखेंगे कि इज़राइल का सर्वेलेंस नेटवर्क कैसे काम करता था, माइक्रोसॉफ्ट का क्या रोल था और इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या है। आज का न्यूज़ किसी मूवी का सीन नहीं है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इज़राइल ने माइक्रोसॉफ्ट के अज्यूर क्लाउड का इस्तेमाल करके एक बड़ा सर्वेलेंस आर्किटेक्चर खड़ा किया जिसका यूज़ पैलेस्टीनियंस को मॉनिटर करने के लिए किया गया। इस सिस्टम के ज़रिए सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन सर्वेलेंस, मोबाइल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया एक्टिविटी तक को कलेक्ट करके रियल टाइम में एनालाइज किया जाता था। यहाँ असली सवाल ये उठता है कि एक प्राइवेट टेक जायंट का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से एक पूरे पॉपुलेशन के स्टेट लेवल मॉनिटरिंग को फैसिलिटेट कर रहा था। इसे ह्यूमन राइट्स, डिजिटल सोवरेनिटी और टेक्नोलॉजी कंपनीज के इथिक्स पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर ऐसे सिस्टम्स कॉन्फ्लिक्ट्स जोन में अगर डिप्लॉय किए जा सकते हैं, खासकर इंडिया जैसे देश में, तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इस मुद्दे को आज हम एनालिसिस में डिटेल से समझेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइल के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के अज्यूर क्लाउड पर बेस्ड एक एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जिसका प्राइमरी पर्पस पैलेस्टीनियन पर सर्वेलेंस करना था। ये सर्वेलेंस सिर्फ एक छोटी सी मॉनिटरिंग नहीं था बल्कि एक मास सर्वेलेंस आर्किटेक्चर था जो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉम्बिनेशन से चल रहा था। ये प्रोजेक्ट 2021 के एंड में शुरू हुआ जब यूनिट 8200 इज़राइल का इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडर योसी सैरियल ने सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला से मुलाकात की। उस मीटिंग में सैरियल ने प्रपोज किया कि इज़राइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इंटेलिजेंस डेटा कलेक्ट किया गया है उसे अज्योर के क्लाउड पर शिफ्ट किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नडेला ने इस आइडिया पर सहमति दी और एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्लान बनाया, यानी कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, और फिर उसके फिजिबिलिटी को डिज़ाइन करके इस प्लान को अप्रूव किया। इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंजीनियर्स की एक डेडिकेटेड टीम असाइन की जो यूनिट 8200 के साथ मिलकर एक सिक्योर, कस्टमाइज्ड अज्योर डिप्लॉयमेंट या डिज़ाइन कर सके जिसे मिलिट्री बेस से डायरेक्ट एक्सेस किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल मैनेजमेंट में इस पार्टनरशिप को क्रिटिकल माना गया और अज्योर के लिए ये एक पावरफुल ब्रांड मूवमेंट तक कहा गया। यूनिट 8200 इज़राइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा पावरफुल साइबर यूनिट माना जाता है। इसे आमतौर पर इज़राइल का एनएसए कहा जाता है क्योंकि इसका नाम यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जैसा ही है, यानी लार्ज स्केल सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशन। ये यूनिट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करती है, इनक्रिप्टेड मैसेजेस को क्रैक करती है और एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है। कई रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट 8200 के पास पैलेस्टीनियंस पर डाटा कलेक्ट करने के लिए एक पूरा डिजिटल सर्वेलेंस नेटवर्क है
जिसमें फ़ोन टैपिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन तक शामिल है। एक और ख़ास बात है इस यूनिट का कि इनके जो भी फॉर्मर ऑफिसर्स बाद में इज़राइल के टॉप टेक स्टार्टअप और साइबर सिक्योरिटी के कंपनीज खोलते हैं। इस वजह से इस यूनिट को इज़राइल का हाईटेक इंक्यूबेटर भी कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ इस यूनिट पर इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं कि इसने पैलेस्टीनियंस के पर्सनल और प्राइवेट डेटा को सर्वेलेंस के लिए मिसयूज़ किया और कभी कभी ब्लैकमेल तक के लिए भी इस्तेमाल किया। इस बैकड्रॉप में जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनी डायरेक्टली इस यूनिट के साथ पार्टनरशिप करती है तो कंट्रोवर्सी और भी गहरा हो जाता है। ये सवाल उठता है कि कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी और स्टेट सर्वेलेंस के बीच का बाउंड्री कहाँ ख़त्म हो रहा है। अज्योर के नियर लिमिटलेस स्टोरेज कैपेसिटी और कंप्यूटिंग पावर का फ़ायदा उठाकर इस यूनिट ने एक ऐसा नया सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जो बिल्कुल न्यू था, अपने आप में इनडिस्क्रिमिनेट था। इस सिस्टम ने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ये एबिलिटी दे दिया कि वो एक पूरे पॉपुलेशन के सेलुलर कॉल्स को कलेक्ट करें, प्लेबैक करें और एनालाइज कर सकें बिना किसी स्पेसिफिक टारगेट के। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इस यूनिट के सोर्सेस के मुताबिक 1 मिलियन कॉल्स एन आवर का डेटा अवेलेबल था। इसका मतलब ये था कि 1 घंटे में 10 लाख कॉल प्रोसेस करने का कैपेसिटी रखता था ये सिस्टम। यानी कि पूरे एक कम्युनिटी की कम्युनिकेशन को रियल टाइम में मॉनिटर करने के बराबर। कई सोर्सेस के मुताबिक इंटरसेप्ट किए गए कॉल का एक इनॉर्मस रिपोजिटरी यानी कि कलेक्शन जो लगभग 8,000 टेराबाइट्स का डेटा था, माइक्रोसॉफ्ट ने नेदरलैंड वाले डेटा सेंटर में स्टोर किया था। लेकिन जैसे ही द गार्जियन ने अपने इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया, इस यूनिट ने तेज़ी से ये सर्वेलेंस डेटा नीदरलैंड से बाहर मूव कर दिया। सोर्सेस के हिसाब से ये मैसिव डेटा ट्रांसफ़र अगस्त के शुरुआती दिनों में हुआ। इंटेलिजेंस इनपुट से ये भी बताया गया कि इस यूनिट का प्लान था कि डेटा को अमेज़न वेब सर्विसेज क्लाउड के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाए। सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ये रहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी स्पाई एजेंसी को की टेक्नोलॉजी देना अब बंद कर दिया है। लेकिन ये कदम तब उठाया गया जब माइक्रोसॉफ्ट पर अपने खुद के एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ा, जो अपोज कर रहे थे कि कंपनी का टेक्नोलॉजी इज़राइल के मिलिट्री के लिए यूज़ हो रहा है और गाज़ा में लगभग 2 साल से चल रहे ऑफेंसिव एक्शंस में इसका रोल सामने आ रहा है। द गार्जियन की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट के यूएस हेडक्वार्टर्स और यूरोप के एक डेटा सेंटर के सामने प्रोटेस्ट हुए। साथ ही वर्कर लेड कैंपिंग ग्रुप नो अज्योर फॉर अपार्थीड ने भी डिमांड की कि माइक्रोसॉफ्ट अपने इज़राइल मिलिट्री के साथ सभी टाइज को ख़त्म करे। ये प्रोटेस्ट और कैंपिंग इस बात को हाईलाइट करते हैं कि कैसे एक प्राइवेट टेक कंपनी के डिसीजंस ह्यूमन राइट और इथिकल कंसर्न्स के लिए ग्लोबल स्क्रूटिनी के अंदर आ सकते हैं। इस केस के ग्लोबल रेपरक्यूशन काफ़ी गहरे हैं और ये सिर्फ इज़राइल या माइक्रोसॉफ्ट तक सीमित नहीं है। कई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिस्टम को डिजिटल अपार्थीड कहा है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ एक पूरे इथनिक या पॉलिटिकल कम्युनिटी को सिस्टमैटिकली कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और बेसिक ह्यूमन राइट्स को यहाँ इग्नोर किया जाता है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। ये केस हाईलाइट करता है कि कैसे मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज
जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन स्टेट लेवल सर्वेलेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म्स मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लिए मास सर्वेलेंस इनेबल करते हैं तो इथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल खड़ा हो जाता है। इसके कई उदाहरण भी हैं, जैसे यूएस का प्रिज्म प्रोग्राम और स्नोडेन लीक्स ने दिखाया कि यूएस गवर्नमेंट ने मास डेटा कलेक्शन और डिजिटल स्पाइंग का यूज़ किया। ये भी एक वार्निंग था कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कैसे हो सकता है। चाइना के इंजियांग में डिजिटल सर्वेलेंस के ज़रिए उइघुर पॉपुलेशन को ट्रैक और कंट्रोल किया गया, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन और एआई इनेबल्ड मॉनिटरिंग का यूज़ हुआ। ये सभी प्रेसिडेंट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि मॉडर्न सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अनचेक्ड रहे तो स्टेट ऑपरेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए कैसे यूज़ हो सकते हैं। इस वजह से ग्लोबल इथिकल डिबेट्स भी उठते हैं कि क्या टेक कंपनीज अपनी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इज़राइल अज़्योर सर्वेलेंस केस इंडिया के लिए भी काफ़ी वार्निंग का सिग्नल है। हमारा देश भी एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ रैपिडली अडॉप्ट कर रहा है। अगर फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन सेंसिटिव और क्रिटिकल सिटीज़न डेटा को हैंडल करते हैं तो ये डेटा सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा प्रश्न हो सकता है। इंडिया में ऑलरेडी पेगासुस स्पाईवेयर और आधार डेटा लीक जैसे इंसिडेंट्स ये दिखा चुके हैं कि सर्वेलेंस का मिसयूज़ हो सकता है। अगर सेंसिटिव सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस फॉरेन सर्वर्स पर चल रहे हैं तो उस डेटा का एक्सेस और कंट्रोल इंडिया के हाथ में नहीं होगा। जैसे इज़राइल के केस में देखा गया, मास सर्वेलेंस का यूज़ पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज के लिए किया जा सकता है। इंडिया में भी सिमिलर मिसयूज़ का रिस्क है अगर प्रॉपर रेगुलेशंस ना हो। इंडिया को अपने सॉवरेन क्लाउड और सिक्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप करना ज़रूरी है ताकि सेंसिटिव सिटीज़न और स्टेट डेटा का मिसयूज़ रोका जा सके। यानी कि सर्वेलेंस टूल का इथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ और स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क दोनों ही ज़रूरी है, वरना सिटीजन्स के प्राइवेसी और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पर डायरेक्ट थ्रेट आ सकता है। तो इज़राइल अज़्योर केस हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। टेक्नोलॉजी का पावर सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल और सर्वेलेंस के लिए भी हो सकता है। जब एक फॉरेन टेक कंपनी के टूल्स एक सॉवरेन स्टेट के मिलिट्री के लिए यूज़ होते हैं तो ह्यूमन राइट, प्राइवेसी और इथिकल कंसर्न ऑटोमेटिकली रेज हो जाते हैं। इंडिया के लिए भी ये एक वार्निंग है। हमारे पास भी एडवांस सर्वेलेंस टूल और फॉरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर उनका मिसयूज़ हो जाए तो डेमोक्रेसी, प्रेस फ्रीडम और सिटीज़न के प्राइवेसी को रिस्क हो सकता है। इसलिए इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना ज़रूरी है। आप सभी के लिए एक सवाल है, क्या आप चाहेंगे कि इंडिया अपना सेंसिटिव डेटा और सर्वेलेंस सिस्टम के लिए फॉरेन क्लाउड पर डिपेंड रहे या अपना सॉवरेन क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए ताकि हम और ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Our cloud is built, uses our own data centers, uses our own network capabilities. In fact, the massive scale, we are one of the largest, if not the largest cloud in the country, the scale at which we operate. That has allowed us to create scalability, reliability of extent
which addresses a market which is currently not addressed by anyone. So there will be multiple kind of people. There are people who are on-prem but are reluctant to actually move to public cloud because they have apprehensions. This would be perfect choice for them. There are people who are worried about their increasing cost of public cloud spend because of egress cost and other reasons. Will be a perfect choice for them. There are also people who want to focus on their core business while relying on a reliable partner like Airtel to take care of their hybrid cloud needs. We are ideal partner for them. And we feel that that space distinctly exists. And we are complementary to the existing players that exist.